नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा राज्य में हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश के बाद सियासत तेज हो गई है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए गैर खाद्य वस्तुओं में भी करीब 25,000 करोड़ रुपए कमाए गए और उस धन का इस्तेमाल आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण में किया गया। सांसद वर्ग ने मुख्यमंत्री से इस दावे के सबूत मांगे हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस प्रमाण के इस तरह का बयान देना न केवल भ्रामक है बल्कि धार्मिक और व्यावसायिक स्वतंत्रता पर हमला है। सांसद ने कहा कि हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं पर रोक असंवैधानिक है और यह व्यापारिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है। उन्होंने योगी सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का भी आरोप लगाया। बर्क ने कहा कि यदि सरकार को हलाल प्रमाणन से इतनी दिक्कत है तो वह हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाएं। उन्होंने सरकार को इस दिशा में कदम उठाने की चुनौती दी। सांसद ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन केवल मुस्लिम समाज से जुड़ा विषय नहीं बल्कि कई देशों की व्यापारिक मांग का हिस्सा है। इस पर रोक लगाना न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा बल्कि उत्तर प्रदेश की छवि को भी प्रभावित करेगा। उसमें आप इस पर वो अलग का है, वो भी तो इस प्रदेश के अंदर है, भले ही दूसरे देश को सप्लाई हो रहा है, उस पर क्यों नहीं रोक लगा पा रहे? क्यों? क्योंकि आपको उससे टैक्स मिल रहा है। आपका कानून कैसे ये अलग अलग हो सकता है कि एक जगह आप ये कहो कि इस चीज़ का पैसा का इस्तेमाल गलत चीज़ में हो रहा है और दूसरा जो सेम चीज़ है जो बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर चल रही है उसके अंदर वो चीज़ लीगल है। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपको इससे सरकार को, आप लोगों को इसकी आमदनी हो रही है, इसलिए आप वहाँ पर उस पर रोकने की आप हिम्मत नहीं कर पा रहे और जो वैसी चीज़ है उस पर आप रोक लगा रहे हो जो कि गलत है। मैं फिर से यही कहूँगा कि ये चीज़ हमारी अधिकारों के हनन गलत है और इस प्रकार की कार्रवाई होना गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए और ना ही इस प्रकार के कोई आदेश होना चाहिए। लक्ष्मण मेला मैदान पर छठ पर्व को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। पूजा के लिए वेदियां बनाई गई हैं। घाट पर किए गए श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए घाट पर पहुंचे। ए.के. शर्मा ने छठ को लेकर पूरे घाट का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जो अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए उनसे बातचीत की, अब तक की व्यवस्थाओं को देखा और तमाम आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री ए.के. शर्मा का कहना है कि लखनऊ में भव्य तरीके से छठ पर्व का आयोजन किया जा रहा है। हर बार की भांति इस बार भी लखनऊ में 100 घाट पर छठ पर्व मनाया जा रहा है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। 27 और 28 में भव्य आयोजन लक्ष्मण मेला घाट पर भी किया गया जहां खुद तमाम वीआईपी और श्रद्धालु पहुंचेंगे। तैयारी को लेकर उन्होंने निरीक्षण किया है। इस दौरान आयोजक प्रभुनाथ राय और नगर आयुक्त सहित तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। एक छठ महापर्व है। महापर्व शुरू हो चुका है। लक्ष्मण मेला मैदान में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का 41वां छठ पूजा होने जा रहा है। तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। वेदियों को पेंटिंग हो चुका है, यहाँ साफ़ सफाई हो चुकी है, पानी की सफाई हो चुकी है, पानी को आचमन जैसे गोमती को हम लोगों ने बना दिया है। पूरे शासन प्रशासन लगा हुआ है, पूरी सरकार लगी हुई है। आज मैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मिलकर और छठ पर 27 और 28 अक्टूबर को छुट्टी के लिए मांग किया है और छठ महापर्व को प्रांतीय मेला घोषित करने का मैंने मांग किया है। उस पर उन्होंने सहमति जताई है और स्वयं उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में छठ को, महापर्व को बढ़िया से अच्छा मनाया जाए। मैं खुद इसकी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि न होने पाए और ख़ासकर महिला सुरक्षाओं को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही दीपावली के बाद अब छठ महापर्व को लेकर बड़ी संख्या में महानगरों में रह रहे प्रवासी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जा रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय रेलवे की ओर से भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दीपावली से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 12,000 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। उनके मुताबिक करीब 5,000 AC फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें हैं जो प्रयागराज होकर गुजरेंगी। उनके मुताबिक अब तक 2,400 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें इस रूट से गुजर भी चुकी हैं।
प्रयागराज जंक्शन स्टेशन से गुजरने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की अगर हम बात करें तो यहां से गुजरने वाली ट्रेनों में स्लीपर से लेकर जनरल कोच पूरी तरह से फुल चल रहे हैं, जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्लीपर कोच में यात्री खचाखच भरे हुए हैं। स्लीपर की हालत जनरल कोच से भी बदतर है। हालांकि कुछ यात्रियों ने यह भी शिकायत की कि कोच में पानी की समस्या है, लेकिन ऐसा यात्रियों की भीड़ की वजह से भी हो सकता है कि पानी खत्म हो गया हो। हालांकि रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। स्टेशन पर लगातार डॉग स्क्वाड और बीडीएस के साथ चेकिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम से भी सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग की जा रही है। 12,000 से अधिक ट्रेनों का संचालन करने जा रहे हैं और इनमें से बहुत सारी रेलवेज़ ने अपने अपने नोटिफिकेशन जारी किए हैं और अब तक हम लोग 12,000 से अधिक ट्रेनों का या तो संचालन कर चुके हैं या उनके नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं, जो आगे कमिंग डेज में इन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा भी बहुत सारी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अब तक हम लोग 650 ट्रेनों का नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। ये 650 वो नंबर है जो ट्रेनें उत्तर मध्य रेलवे द्वारा संचालित होंगी। ये उत्तर मध्य रेलवे के परिक्षेत्र से ये ओरिजिनेट हो रही होंगी अथवा ये यहाँ पे टर्मिनेट हो रही हैं और इनका संचालन उत्तर मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। मेडिकल अरेंजमेंट्स हो, वाटर पानी की फैसिलिटी हो, वॉशरूम की फैसिलिटी हो, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई हैं ताकि यात्री अपनी ट्रेन के समय के अनुसार वहाँ पे वेट कर सकें और अपनी नियत ट्रेन में यात्रा कर सकें। छठ महापर्व के करीब आते ही वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक वाराणसी से 25 विशेष ट्रेनें गुजरेंगी और भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। स्टेशन प्रशासन यात्रियों की संख्या का अनुमान लगाने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने हेतु अनारक्षित टिकटों की बिक्री पर लगातार नजर रख रहा है। सीसीटीवी स्क्रीन वाला एक निगरानी कक्ष भी बनाया गया है। इसी बीच पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि वे त्योहार के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। त्योहारों की भीड़ पहले से ही चरम पर है। छठ पर देश भर में रह रहे प्रवासी मुख्य रूप से बिहार लौटते हैं। इस दौरान ट्रेन में खासी भीड़ हो जाती है। क्राउड मैनेजमेंट को लेके हम जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमने बाहर एक तकरीबन 5,000 स्क्वायर फुट का एक बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया है। उसके अंदर यात्रियों के बैठने की सुविधा है, उसमें प्रकाश की व्यवस्था है, सामने ही पानी के बूथ्स हैं, ATMs हैं, शौचालय की व्यवस्था पास में ही है और वहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम जो है वह लगा हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे वहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वह हमेशा मुस्तैद हैं। वहाँ पे QRTs क्विक रिस्पांस टीम्स हमारी बनी हुई हैं। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में बीती रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां मीडिया कर्मी LN सिंह उर्फ पप्पू की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। यह वारदात धरना स्थल पुलिस चौकी के पास हुई, जहां पप्पू पर अचानक हमला कर दिया गया। लहूलुहान हालत में उन्हें SRN अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के 1 घंटे के भीतर पुलिस ने एक हत्यारोपी विशाल को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है और उसे SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर अजयपाल शर्मा का कहना है कि आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालत में सुधार होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। घटना में एक और कौन शामिल था, उसकी घटना की क्या वजह रही। वहाँ घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो विटनेसेस थे या आसपास लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की गई और तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जानकारी की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। फ़िलहाल जो मुख्य आरोपी था विशाल, उसके द्वारा खुलदाबाद क्षेत्र से मछली बाज़ार से ये चाकू खरीदा गया था, जिससे उसके द्वारा मृतक पर धारदार हथियार से उसी चाकू से हमला किया गया था। और फ़िलहाल दबिश में जो विशाल है आरोपी, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया है और मुठभेड़ में उसके 3 गोलियां लगी हैं उसके दोनों पैरों में और फ़िलहाल उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और
आगे जो साक्ष्य हैं एकत्रित कर विधिक कार्यवाही की जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर आगे रिमांड लिया जाएगा। इसमें अभी तक जो है एक जो मुख्य आरोपी है विशाल की शामिल होने की बात सामने आई है, उसके एक और सहयोगी की भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है। और इसमें 2 और भी जो सस्पेक्ट हैं उनको भी अभी फ़िलहाल कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये जानकारी उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी व पश्चिमी यूपी के संजीव जीवा गैंग के शार्प शूटर को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया है, जिस पर तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लूट, हत्याओं जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। मारे गए बदमाश ने मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में एक आसिफ ज़ादा नाम के व्यक्ति की हत्या की थी। मुठभेड़ में एसओजी पुलिस का एक सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हुआ। बदमाश के पास से पुलिस ने ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद की है। बीती रात कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव बरनावी निवासी जीतराम मेरठ करनाल हाईवे से अपने गांव जा रहे थे। गुरुवार रात गांव वेदखेड़ी के निकट बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनसे हथियारों के बल पर बाइक, 3000 रुपये और मोबाइल लूट लिया। एसपी एनपी सिंह ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी सर्विलांस और थाना पुलिस को लगाया। पुलिस उन चौसाना मार्ग पर गांव भूगी माजरा के निकट चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाशों की फायरिंग में एसओजी का सिपाही दीपक भी जख्मी हुआ। अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने बदमाश फैसल को मृत घोषित कर दिया। सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। मिर्जापुर में निजी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के पास मरीज के कमीशन को लेकर ठेला दुकानदार और अस्पताल मार्केटिंग मैनेजर के बीच जमकर मारपीट हो गई। बीजेपी नेत्री के मार्केटिंग मैनेजर पति और बच्चे को मारपीट कर लहूलुहान किया गया, जिससे नाराज भाजपा नेत्री के समर्थकों ने ठेले को पलटकर आग लगाकर जला दिया और बीजेपी नेत्री ने पुलिस कर्मियों पर सफाई होने का आरोप लगाते हुए प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर बैठ गई। साथ ही अपने परिवार को बचाने के लिए पुलिस पर आरोप लगाकर हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस कर्मियों के सामने नारे लगाए। मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर बीजेपी नेत्री का घंटों हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। मारपीट में 2 लोग घायल हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के रामपुर दोराहा चौक के सामने बने ख्वाजा गरीब नवाज होटल पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब होटल मालिक और एक ग्राहक के बीच खाना मांगने को लेकर मामूली कहासुनी हो गई। मामला धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लात घूंसे और कुर्सियों से जमकर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का पूरा घटनाक्रम होटल में मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही चौकी रामपुर दोराहा पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने बमुश्किल दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर भी जांच जारी है। बदायूं में दीपावली के दिन से लापता युवक का शव नाले में मिला। नाले से मिला युवक का नाम सोनू बताया जा रहा है। सोनू दीपावली के दिन टावर पर दिया रखने गया था, जिसके बाद लौटा नहीं। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पुलिस छानबीन में लापता सोनू को शव नाले से मिला। वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई। फॉरेंसिक नमूने लिए गए। फिलहाल पुलिस ने सोनू उर्फ रवि के शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में बुधवार की रात आग लग गई। पुलिस ने जानकारी दी और कहा कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया कि 1 घंटे के भीतर ही आग पर काबू पा लिया गया। गाजियाबाद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि इंदिरापुरम के शक्ति खंड 2 स्थित दिव्या अपार्टमेंट में रात करीब 8:30 बजे आग लग गई। सूचना मिलने के बाद लगभग 1 दर्जन दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। पाल ने कहा कि आग के और फैलने से पहले ही सभी निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल कर्मियों ने इमारत के अंदर और बाहर दोनों जगह काम किया और 1 घंटे के भीतर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।
उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता लगा कि आग एक फ्लैट की बालकनी में अस्थायी ढांचे के रूप में लगाई गई फाइबर शीट से लगी थी। आग बाद में इमारत के अन्य हिस्सों में फैल गई। आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जारी है। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां एक बार फिर NH-28 दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। हरियाणा के गुरुग्राम से बिहार जा रही एक लग्जरी बस सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जा भिड़ी। इस घटना से दर्जनों लोग घायल हो गए। वहीं 4 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यात्रियों का कहना है कि बस तेज रफ्तार में थी और अचानक सामने खड़े एक कंटेनर से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का आगे का पहिया फट गया। हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री स्लीपर में सो रहे थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और राहत कार्य में जुट गए। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को CHC भेजा गया। जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर कन्नौज से है, जहां शराब के नशे में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों में टेम्पो और बुलेट मोटरसाइकिल निकालने को लेकर विवाद हुआ था। मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मारपीट बवाल में कई मोटरसाइकिल व एक टेम्पो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। सूचना पर पहुंचे पुलिस के साथ भी बवालिया ने नोकझोंक की। पुलिस ने बवाल कर रहे 1 दर्जन से ज्यादा पुरुष महिलाओं को हिरासत में लिया। सभी घायल अस्पताल में भर्ती हैं और इलाज जारी है। गांव में तनाव बना हुआ है, जिसके चलते गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। खबर लखनऊ से है, जहां स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़कर सजा दी। 3 युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और एक मोटरसाइकिल चोरी कर ले गए। मौके पर एक चोर को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ा गया, जिसको रस्सी से बांधकर स्थानीय लोगों द्वारा पीटा भी गया। यह वायरल वीडियो बीते दिन का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची ताल कटोरा पुलिस ने पकड़े गए चोर को थाने ले गई। 2 चोर मौके से गाड़ी चुराकर फरार हो गए। पुलिस दोनों चोरों की तलाश कर रही है। पकड़े गए चोर के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने 3 चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लखनऊ की साइबर क्राइम टीम ने सफलता हासिल की। फर्जी CBI अधिकारी बन डिजिटल हाउस अरेस्ट करके पीड़ित से करोड़ 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले को गिरफ्तार किया। पीड़ित हरीश भट्टाचार्य के मोबाइल नंबर पर कथित पुलिस अधिकारी बन अभियुक्त कमलेश कुमार ने 1 करोड़ 18,55,000 की ठगी की। साइबर क्राइम द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि अभियुक्त कमलेश कुमार को माह सितंबर 2025 में उत्तराखंड पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका है और अभियुक्त के खाते में ठगी के करोड़ों रुपए आए तथा कई खातों को NCCRP पोर्टल पर चेक करने पर पूरे भारत से 22 शिकायतें दर्ज पाई गई। साइबर क्राइम टीम द्वारा पकड़ा गया अभियुक्त कमलेश कुमार सैफलपुर थाना काकोरी मलिहाबाद लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। खबर लखनऊ से है। तालकटोरा थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का नाम आशु शंकर वाजपेयी बताया जा रहा है। राजाजीपुरम डबल पुलिया के पास अपने घर में युवक ने फांसी लगाई। परिवार वालों ने आनन फानन में पहुंचाया। रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरोहा मुनिराज जिला अधिकारी गजरौला ब्लॉक के गंगाधाम तिगरी में लग रहे राजकीय ऐतिहासिक मेले में पहुंचे और वहां चल रही सुरक्षा संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद, DM निधि गुप्ता वत्स ने मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं की बिंदुवार जानकारी दी। DIG ने पैदल घूमकर मेला स्थल का निरीक्षण किया, घाटों पर भी पहुंचे और वहां वॉच टावर बैरिकेडिंग आदि के संबंध में जानकारी ली। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि इस बार
मेले का आयोजन पहले से भी अधिक भव्य और सुरक्षात्मक करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी मेहनत कर रहा है। बदायूं के जिला कारागार में बंद भाइयों को भैया दूज पर भैया दूज का तिलक करने बहनों की जिला कारागार के बाहर लाइन लग गई। वहीं जिला कारागार प्रशासन द्वारा टेंट लगाकर बहनों के लिए उचित व्यवस्था की गई। बहनों ने जिला कारागार के अंदर जाकर भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और मिठाई खिलाकर गोला देकर भैया दूज का पर्व मनाया। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से जिला कारागार के बाहर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाया गया था। बहनों को असुविधा न हो इसके लिए जिला कारागार की तरफ से उचित व्यवस्था की गई थी। वहीं जिला कारागार प्रशासन द्वारा टेंट लगाकर बहनों के लिए उचित व्यवस्था की गई। बहनों ने जिला कारागार के अंदर जाकर भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और मिठाई खिलाकर व गोला देकर भैया दूज का पर्व मनाया। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से जिला कारागार के बाहर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाया गया था। बहनों को असुविधा न हो इसके लिए जिला कारागार की तरफ से उचित व्यवस्था की गई थी। वहीं बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। बदायूं के जिला कारागार में बंद भाइयों को भैया दूज पर्व पर भैया दूज का तिलक करने बहनों की जिला कारागार के बाहर लाइन लग गई। वहीं जिला कारागार प्रशासन द्वारा टेंट लगाकर बहनों के लिए उचित व्यवस्था की गई। बहनों ने जिला कारागार के अंदर जाकर भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और मिठाई खिलाकर व गोला देकर भैया दूज का पर्व मनाया। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से जिला कारागार के बाहर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाया गया था। बहनों को असुविधा न हो इसके लिए जिला कारागार की तरफ से उचित व्यवस्था भी की गई थी। वहीं बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके लंबी उम्र की कामना भी की। बदायूं के जिला कारागार में बंद भाइयों को भैया दूज पर्व पर भैया दूज का तिलक करने बहनों की जिला कारागार के बाहर लाइन लग गई। वहीं जिला कारागार प्रशासन द्वारा टेंट लगाकर बहनों के लिए उचित व्यवस्था की गई। बहनों ने जिला कारागार के अंदर जाकर भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और मिठाई खिलाकर व गोला देकर भैया दूज का पर्व भी मनाया। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से जिला कारागार के बाहर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाया गया था। बहनों को असुविधा न हो इसके लिए जिला कारागार की तरफ से उचित व्यवस्था की गई थी। वहीं बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। आपको बता दें वहीं जिला कारागार प्रशासन द्वारा टेंट भी लगाया गया। टेंट लगाकर बहनों के लिए उचित व्यवस्था की गई। बहनों ने जिला कारागार के अंदर जाकर भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और मिठाई खिलाकर व गोला देकर भैया दूज का पर्व मनाया। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से जिला कारागार के बाहर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाया गया। बहनों को असुविधा न हो इसके लिए जिला कारागार की तरफ से उचित व्यवस्था की गई थी। वहीं बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके लंबी उम्र की कामना की। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक और वर्तमान में भाजपा से राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या और इनके आपराधिक कृत्यों पर गहरी चिंता जताई है। उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का मुद्दा उछलता रहा है, इस पर डिबेट भी होती रही है, लेकिन एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी से और पूर्व डीजीपी रहे हैं प्रदेश के ब्रजलाल जी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। और क्या कुछ खास इस मुद्दे में और अचानक से उनको क्या ज़रूरत पड़ी इस मुद्दे को उठाने की, हम सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आपने अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया है, कल आपने एक ट्वीट भी डाला था, आपने वीडियो भी बनाए थे, आखिर क्या वजह है इसकी? ऐसा है, मेरा घर अब जहाँ खड़ा हूँ आप देख रहे हैं, ये सामने सर्विस रूम है, इस पर मैं रोज घूमता हूँ और यहाँ जो मैंने सफाई कर्मी देखे कई दिन सुनता रहा, देखता रहा, उनकी बात सुनता रहा, लेकिन उनकी भाषा तो ना आसाम में रहा हूँ, ना कश्मीर ही, और ना ही वो बांग्ला पर।
मैंने इसी रोड पर आगे उनसे बुलाकर पूछा कहाँ के रहने वाले हो? बोले आसाम के। आसाम में कहाँ के हो? तो बड़े मुश्किल से उनके मुँह से एक निकला बोगाई गाँव। मैं 84 में बोगाई गाँव में रहा हूँ। जब मैं पीएससी की अपनी बटालियन लेकर गया था नलबाड़ी बरपेटा निबोगाई गाँव, वहाँ मैं रहा हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। ये सब बांग्लादेशी हैं और घुसपैठ करके यहाँ आए हैं। सरकारी ज़मीनें, नाले के किनारे तमाम जगह ये बस गए हैं। और दुर्भाग्य ये है कि जो नगर निगम के ठेकेदार हैं वो जो इनको इजीली इनको लेबर मिल जाते हैं तो इन्होंने इनको लगा लिया है। तो ये सब जितने ये हमारे घरों में घुस गए हैं, इनको अलग से किसी एजेंसी को, इंटेलिजेंस एजेंसी को सर्विलांस करना हो तो इनको तो ज़रूरत नहीं। पाकिस्तानियों को, ISI को, हुजी को, JMB को, ये इनके लिए तैयार बैठे हैं। तो यहाँ हज़ारों की संख्या में लखनऊ ही नहीं पूरे देश में है और ये हमारी सुरक्षा के लिए ख़तरा है। क्योंकि तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए अच्छी तरह से उनके लिए ये सहायक होंगे, अपना ठिकाना बनवा सकते हैं। और यहाँ क्राइम ही लखनऊ में इनके गैंग थे जो डकैती करते, तो चोरी वोरी करना तो बड़ी आम बात है। और इनका एक मकसद जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना, गजवाए हिंद बनाना। तो इसलिए ये वक्त है कि जल्दी से इनको इस देश से निकाल देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP बृजलाल, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि किस तरह से ये जो रोहिंग्या है, जो अवैध बांग्लादेशी है भारत में और खास करके लखनऊ में जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, वो कितने खतरनाक हो सकते हैं देश के लिए, किस तरह से वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है और किस तरह से कदम उठाए जाते हैं। आनंद सिंह, APN न्यूज़, लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।